अगर हम लोग बात करें किसी मध्य प्रदेश बीटेक करना चाहते हो या मध्य प्रदेश से एमसीए, एमबीए, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, इन सब के लिए क्या अलग अलग वेबसाइट ऐसी बनी हुई है जहां से काउंसलिंग किए जाते हैं। तो आज हम लोग उसी सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं किसके डीटीई की, जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट की इकाई है, आज वहां की हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। टीएफडब्ल्यू से अगर आपको अप्लाई करना है एडमिशन के लिए तो उसके लिए क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, चॉइस फिलिंग फिर क्या होते हैं, कैसे सीट अलॉटमेंट होते हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का कितने टाइम तक का वैलिडेशन होता है, हम ये सब बात करेंगे। देखो दोस्तों, बात आती है किसकी, dt.mponline.gov.in की। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ दोस्तों बीटेक की, चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर वाली हो, चाहे बीटेक लेटर एंट्री वाले हो, साथ में डिप्लोमा की एडमिशन की अगर बात हो, मतलब पॉलिटेक्निक की, ये भी इसी वेबसाइट से काउंसलिंग की जाती है। साथ में एमबीए की काउंसलिंग हो, एमसीए की काउंसलिंग हो, बी फार्मेसी की हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी की हो, एम फार्मेसी की हो, तो ये बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, लेटर एंट्री डिप्लोमा है, इन सब कोर्सेज की जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन प्रोसेस, जो जिसके द्वारा हमें सीट अलॉट किए जाते हैं, ये पूरी की पूरी प्रोसेस इस वेबसाइट के माध्यम से ही संचालित की जाती है और इसके माध्यम से ही आपको सीट अलॉट होता है। कोई भी कॉलेज अगर आपको ये कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो मेरे यहाँ, मैं तो सीट आपको दे ही दूंगा, तो ये कंफर्म रहना कि ये संभव ही नहीं है जब तक इस वेबसाइट के माध्यम से अलॉटमेंट नहीं होंगे। जो कॉलेज राजीव गांधी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आती है, जैसे कि जेएससी जबलपुर है, जैसे कि एचजीएसआईटीएस इंदौर है, जैसे कि एलन सिटी है, आईईएस है, ओरिएंटल है, सागर है, टीआईटी है, जितने भी न जाने जितने भी फेमस कॉलेज है, आईपीएस इंदौर है या एक्रोपोलिस इंदौर है ना, ये सब जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उससे अगर एफिलिएशन किसी भी कॉलेज के हैं तो उसके लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस में dt.mponline.gov.in के माध्यम से ही आपको जाने पड़ेंगे। ये वेबसाइट का नाम है और लगभग ये समझो कि अगर आईपीएस कोटे का एडमिशन होता है, क्योंकि कुछ एडमिशन ऐसे भी होते हैं जो उस कॉलेज वाले को सीट लेने पड़ते हैं कि मेरे यहाँ ज़्यादा डिमांड पड़ रहा है, मुझे 10% सीट अपनी बेचनी है, सेल करनी है, तो वो गवर्नमेंट के परमिशन से सेल करते हैं। तो ये हर कॉलेज में वो ये ऑप्शन नहीं होता है। मुश्किल से 2-3 ये कॉलेज ही ऐसे हैं प्राइवेट के जहाँ की ये सुविधा उपलब्ध होती है कि आप किसी को भी सीट दे सकते हो, लेकिन उसके लिए वो मोटा अमाउंट आपसे डिमांड करते हैं। तो कोई सा भी कॉलेज कभी से भी आपको ये फंसाने का कोशिश करे कि आप तो रजिस्ट्रेशन ले लो, मैं आपको ये सीट दूंगा, मैं सीएस दे दूंगा, तो नहीं हो सकता। आप क्या करो, इस वेबसाइट के माध्यम से कटअप भी चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर क्या कटअप रहे हैं, और बाकी मेरे भी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है और मैं टाइम टू टाइम बताते रहता हूं। तो बिल्कुल अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी यूज की वीडियो होंगी जो आपके लिए होंगी और ऑलरेडी बहुत से डले हुए भी हैं। बात ये कि सपोर्ट की, तो देखो दोस्तों क्या है कि मेरे साइड से डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं, साथ में उसी नंबर पर आप मुझे कॉल भी लगा सकते हो। तो इन सब के माध्यम से आप मेरे से चाहो तो बात आपकी हो सकती है, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा ब्रांच अभी के टाइम पे सही चल रहा है, किस ब्रांच पे हमें जॉब मिलने हैं, कौन सी ब्रांच हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है पर एक्चुअली में नहीं है, इतने नंबर है तो कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, ये सब आप चाहो तो कमेंट के माध्यम से, चाहो तो कॉल के माध्यम से भी, और चाहो तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो प्रोसेस होती है डीटीई की, वो होती है किसकी, जब सभी एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड के आ गए, सीबीएसई के आ गए, जेईई एडवांस का डेट आ जाता है। क्योंकि ये श्योर रहना कि अभी डेट नहीं आने वाला है, जेईई एडवांस के पेपर जब तक नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2.5 लाख जो टॉप रैंक वाले बच्चे जेईई के होते हैं वो जेईई एडवांस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो जब तक वो बच्चे उधर से फ्री नहीं होंगे तब तक काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो थोड़ा समय, मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन टाइम ऐसे टाइम पे ओपन हो जाती है जब तक जेईई एडवांस के रिजल्ट आ जाते हैं, है ना। तो लगभग मानो तो मेरा जो एक टाइम होगा टेंटेटिव मेरे हिसाब से, तो वो होगा अभी मई लास्ट तो नहीं, जून 15 तक डेट आने की बात हो गई, या जून फर्स्ट वीक में मैक्सिमम आ सकता है, मतलब 1 से 15 के बीच में मान लो डेट आ जाएंगी आपकी काउंसलिंग की। तो सबसे पहले इस वेबसाइट के माध्यम से हमें रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में मेरे पास वो हर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे आप मध्य प्रदेश से हो तो आपको डोमिसाइल भी होने चाहिए। अगर आपको एफडब्ल्यू वगैरह से अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाए उसके, टीएफडब्ल्यू का ट्यूशन फी वेवर के माध्यम से एडमिशन चाहते हो, ऐसे में आपको क्या करने होंगे, अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी के बेनिफिट उठाना चाहते हो तो। क्योंकि कैटेगरी वाइज में हमें पता है कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस वालों को बड़ा आसानी से अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाता है। तो कहीं से भी अगर आपको लगता है कि ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, या बहुत पुराना हो चुका है, या 6 मंथ से ज्यादा पुराने हो चुके, तो आप इसे रिन्यू करवा लो या नया बनवा लो। जैसा भी, जिनके पास नहीं है वो नया बनवा लो, जिसके पास है वो रिन्यू करा लो, चूंकि अब टाइम नहीं बचा है। और इन सब प्रोसेस में भी भले ही गवर्नमेंट बोले कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह लग जाता है, लेकिन दोस्तों 30 दिन का टाइम मिनिमम लगता है, ये लग ही
जाता है, गवर्नमेंट की प्रोसेस है, ऐसे भी अपना क्या इलेक्शन टाइम चल रहा है तो ये भी थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमें पूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। वहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई ऐसे नज़र से देख के नहीं करते हैं, वेरीफाई वो करते हैं उनकी जो जिस बोर्ड के भी आपके मार्कशीट है उस बोर्ड का डायरेक्ट लिंक उनके पास होता है, वहाँ से वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में इनके इतने नंबर है कि नहीं है, तो उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास मौका मिलता है चॉइस फिलिंग करने का और साथ में रजिस्ट्रेशन में सुधार करने का, कि अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो कि कुछ गलती हो गए हैं, कैटेगरी में चॉइस नहीं कर पाया, कुछ रह गए, तो आप सुधार के साथ साथ आप उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात आती है। चॉइस फिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये रहते हैं कि भैया हम तो हाँ भैया हम बहुत तेज हैं, हम तो चॉइस बस दिमाग में लिखा है, पहले ये डालना फिर ये डालना, नहीं, आपको एक पेज बनाना पड़ता है। हालांकि मैं उस टाइम पे एक वीडियो बना दूंगा चॉइस फिलिंग के लिए, टॉप टू बॉटम के लिए, अच्छे मार्क्स हो तो कौन सा चॉइस करें, अब खराब हो तो कौन सा चॉइस करें। ठीक है, या जिसके JEE मार्क्स नहीं है उनके लिए भी बहुत से अच्छे कॉलेजेस हैं। वेट करना, बहुत ज़्यादा घबराना मत, किसी की बात में मत आना कि आपको तो कुछ नहीं मिलना, समय आने पर बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है कि हमें अच्छे कॉलेज के लिए इंतजार करना होता है। हो सकता है उस समय पे वो कॉलेज की सीटें निकल जाए तो हमें फिर बाद में उसके नीचे वाला जो कॉलेज आसानी से मिल रहा था हो सकता है वो भी ना मिले, है ना, ये भी होता है। तो चॉइस फिलिंग में जो सबसे ज़्यादा पसंद हमें होता है सबसे ऊपर रखते हैं, सेकंड नंबर पे जो पसंद होता है उसके नीचे रखते हैं, उसके बाद अगर वो दोनों ना मिले तो तीसरे नंबर का कॉलेज हमें चाहिए तो थर्ड नंबर पे, ऐसे टॉप टू बॉटम अपनी चॉइस को हम सीक्वेंस करते हैं। इसके बाद भी एक मौका मिलता है, वो होता है अपग्रेडिंग का। अपग्रेडिंग में क्या होता है कि अगर मान लो छठे नंबर सातवें नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो गया और आप चाहते हो कि नहीं हमें तो चौथे तीसरे नंबर का कॉलेज चाहिए था, तो उस टाइम पे आप अपग्रेड बटन पर क्लिक करके आप अपने काउंसलिंग को फिर से एक पैटर्न पे आगे ले जा सकते हो। इसमें फायदा ये मिलता है कि आपको जो सीट छठे नंबर का कॉलेज अलॉट हुए थे वो आपके पास रहेंगे ही, लेकिन क्या होगा अपग्रेडिंग के बाद ये सीट आपके छठे नंबर वाला तब खत्म हो जाएगा जब आपके पांचवें या चौथे नंबर वाला मिल जाता है। मतलब ये बड़ा सेफ मोड हो जाता है एक तरह से। तो थोड़ा सा काउंसलिंग के बारीकी को समझ के चॉइस फिलिंग करना, दिक्कत आए तो कॉल लगाना। ठीक है, उसके बाद वो हो जाने के बाद फिर से हम क्या रिपोर्ट करने के लिए आते हैं। रिपोर्टिंग मतलब कॉलेज में हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आना होता है। कौन सा? TC और माइग्रेशन के साथ। 10+2 का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि कॉलेज कुछ परेशान करता है तो आप लेके रख लेना, लेकिन जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी। तो CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन ये हमें लेके आना होता है, और साथ में कास्ट वाले जितने भी डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, ठीक है। जो कभी कभी होता है कि उस राउंड में वेरिफिकेशन के लिए वो लोग मजबूर कर देते हैं, ऐसा प्रोसेस नहीं है पर वो कर देते हैं। कुछ फोटोज वगैरह रख लेना पासपोर्ट साइज का। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग और पेमेंट उसी समय जमा होता है। पहले आपसे फीस सबमिट करा लेंगे, फिर आपको रिपोर्ट कराएंगे। ये कहानी होती है, ठीक है। ये ऐसे में एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब बात आती है फिर सेकेंड राउंड इंड होने के बाद। सेकेंड राउंड इंड होने के बाद एक बात याद रखना, FW की जो काउंसलिंग होती है वो सबसे पहले होती है, फर्स्ट राउंड के साथ में होती है। जो 5% सीटें होती है FW की सबसे पहले होंगी। और पहला राउंड जो होता है सिर्फ JEE वालों के लिए होता है कि आपने JEE में अगर -10 नंबर भी लाया तो भी आपको पहले राउंड में मौका मिलेगा सीट लेने का। और जब आप सीट छोड़ दोगे तो 12वीं बैच वाले को मिलेगा सेकेंड राउंड में। और सेकेंड राउंड में भी कंडीशन ऐसे होते हैं कि अगर JEE वाले बच्चे आप हो और आपने पहले राउंड का कॉलेज नहीं लिया है तो इस कंडीशन में सेकेंड राउंड में फिर से आपको पहले मौका मिलेगा 12वीं बैच वालों से। मतलब कि आपने अगर JEE दिया है तो आपके लिए आपके बल्ले बल्ले हैं, और आपने नहीं दिया है तो आप बुरे फंसे हो। और कहीं ना कहीं कॉलेज से आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, और कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो ब्रांच से करना पड़ेगा। तो कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, ब्रांच करना जरूरी है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि आपके लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना, या और भी लोगों के वीडियो होंगे, आप चाहो तो वहाँ से भी देख लेना, है ना। बात आती है सेकेंड राउंड के बाद इंटरनल चेंज की। इंटरनल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि अगर मान लो मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और उस कॉलेज में गलती से 2-4 सीटें अच्छी ब्रांच की खाली रह गई और मुझे कोई दूसरा ब्रांच मिला है, तो हम वहाँ पे इंटरनल चेंज का प्रोसेस को करते हैं इसी वेबसाइट के माध्यम से, dte.mponline.gov के माध्यम से। और उस काउंसलिंग में, उस इंटरनल चेंज में जो एक कॉलेज के अंदर, जैसे मान लो LNCT कॉलेज है और आपने उधर मैकेनिकल लेके रखा है और आपको बाद में चाहिए था AIML, है ना, और आपको लगता है कि हम उसके आसपास तक मैंने रैंक थोड़ा बहुत आ रहा है या वैकेंसी जा रही है खाली, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इंटरनल चेंज के माध्यम से आप जैसे इंटरनल चेंज पर क्लिक करोगे और अपने चॉइस फिलिंग को दिखाओगे कि मुझे AIML या CS या AIDS या IoT वगैरह मुझे चाहिए थे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरनली बाहर के बच्चे आपके कंपटीटर नहीं बनेंगे, सिर्फ जो कॉलेज में जिसने रिपोर्ट कर लिया है वो आपके कंपटीटर होंगे। समझ रहे हो?
मतलब बाहर का बच्चा उस काउंसलिंग में इंटरनल चेंज में पार्ट नहीं लेता है। आपके कॉलेज में जो इतने लोगों ने रिपोर्ट कर लिया था वो बच्चे क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उस माध्यम से आपको इंटरनल चेंज में भी बहुत लगभग मानो तो 15 से 18 हज़ार रैंक आगे पीछे हो जाता है। कि अगर किसी कॉलेज का CS 1 लाख पे क्लोज हुआ है तो ये ज़रूर रहना, श्योर रहना कि इंटरनल चेंज में वो 1,20,000 तक जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बारीकी से अगर मेरे रैंक थोड़ा सा कम रह रहे हो तो हम इस प्रोसेस के लिए हम किसी कॉलेज को चुनेंगे। बाकी BCS के लिए कॉल लगा के समझ लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और आप लोग सब्सक्राइब कर दो और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, कुछ रह रहा हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहे, ऐसे ही बने रहे।